दोस्तों आज हम सीखेंगे मैटलैब के कुछ बेसिक्स, जैसे कि मैटलैब में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, इनपुट कैसे लिया जाता है, एरे कैसे डिफाइन करते हैं और मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं और एरे और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि मैटलैब में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैटलैब में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले हम लिखेंगे उसका वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू जो भी हमें उसमें वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने डाल दी 56 और सेमीकोलन। तो दोस्तों ये सेमीकोलन जो होता है ये आउटपुट को सप्रेस करने के लिए होता है। अगर हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो वो आउटपुट में शो करेगा उस वैल्यू को। जैसे हमने इसको सेव करके देखते हैं। पहले हमने इसको किया सेव, तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये आउटपुट में शो कर रहा है। और अगर हम अब सेमीकोलन लगा देंगे तो ये हमें आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर सेमीकोलन लगाने के बाद आउटपुट शो नहीं हो रहा है। तो सेमीकोलन का काम सिर्फ इतना होता है कि ये आउटपुट को सप्रेस कर देता है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया b और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 34। तो अब हमें एक वेरिएबल बनाया c और हमने मान लीजिए हमें इसका सम करना है, तो हम लिखेंगे a प्लस b। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया तो c में वैल्यू आ गई a और b का सम। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हमें वैल्यू इनपुट लेनी है, यूज़र से इनपुट कराना है, हमें कमांड विंडो से वैल्यू उठानी है, तो हम लिखेंगे, जैसे वेरिएबल का नाम मैंने लिखा d और हम कमांड लिखेंगे इनपुट। तो इनपुट यहाँ पे ये बताएगा कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ना कि हमें प्री डिफाइंड इनपुट करना है इसमें। जैसे हमने अब इनपुट के अंदर जो भी हम कोट्स के अंदर लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे शो करेगा। जैसे हमने लिखा एंटर द नंबर। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट में हमसे मांगेगा कि ये वेट करता रहेगा जब तक हम इसको कुछ इनपुट ना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वेटिंग फॉर इनपुट। तो जैसे हमने इसको इनपुट दिया, मान लीजिए 58, तो डी में ये स्टोर कर देगा 58। नेक्स्ट मान लीजिए हमें कोई नंबर नहीं एंटर कराना है, हमें कोई स्ट्रिंग एंटर करानी है। जैसे स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो मान लीजिए हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा str और हमें अब इनपुट करानी है स्ट्रिंग। तो अब हमने लिखा इनपुट, फिर हम कोट्स के अंदर लिखेंगे जो भी कमांड हमें दिखानी है आउटपुट में। जैसे हमने लिखा एंटर द स्ट्रिंग, फिर हमें देना होगा कॉमा और हमें देना होगा s। तो यहाँ पे जो कोट्स में जो s है ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है। तो जैसे ही हमने रन किया, तो जब हम रन करेंगे तो ये बोलेगा एंटर द, पहले क्योंकि इनपुट में हम नंबर मांग रहे हैं तो हमने नंबर इनपुट किया। अब ये बोल रहा है कि एंटर द स्ट्रिंग। तो जैसे हमने स्ट्रिंग एंटर किया, जैसे हमने कोई भी नाम एंटर कर दिया, जैसे मान लीजिए राम, तो str स्ट्रिंग में राम नाम से एक स्ट्रिंग एंटर हो गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं। तो आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास कमांड होती है fprintf। तो fprintf और कोट्स के अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमें ऐसे का ऐसे स्क्रीन पे शो करेगा। जैसे हमने डाला a प्लस b इक्वल टू, अब क्योंकि c जो है वो एक नंबर है तो हम डालेंगे %f। यहाँ पे %f जो है वो स्पेसिफाई करता है कि c जो है वो डबल टाइप का नंबर है, और अगर वो हमें पता है कि वो एक इंटीजर है तो हम डाल देंगे %d। सिमिलरली अगर वो एक स्ट्रिंग है तो हम डालेंगे %s। तो अब हमने डाला %f। तो अब हमें देना होगा इसको एक इनपुट, जैसे हमने c। अब ये जब हम रन करेंगे तो ये इनपुट मांगेगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट है तो अब मांगेगा स्ट्रिंग। जैसे हमने दिया
फादर। ओके, नाउ देखिए कि जैसे हमने एफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया तो वो ऐसे का ऐसे प्रिंट हो गया, बस फर्क इतना है कि परसेंट एफ की जगह पे ये हमें सी की वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। अब हम अगर इसमें एक और हम चेंज करें कि अगर हम इसमें पर बैक स्लैश एन डाल दें तो बैक स्लैश एन का मतलब ये होता है कि वो हमें लाइन चेंज करके देगा। तो देखिए जैसे हमने बैक स्लैश एन इसमें डाला और अब हम इसको रन करा करके देखेंगे तो देखिए लाइन चेंज हो गई है। तो अब हम नंबर एंटर कराएंगे, जैसे 456, स्ट्रिंग हमने डाल दिया मान ली कोई भी ए बी सी डी। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 90 और लाइन भी चेंज हो गई है। तो स्लैश एन का मतलब होता है कि लाइन चेंज कर देगा, ये यानी कि कैरेज रिटर्न। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि मैटलैब में एरे कैसे डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम डिस्प्ले कमांड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले कमांड को हम करते हैं तो डिस्प्ले कमांड जो होती है वो हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करके देती है। तो पहले हमें जो भी हमें प्रिंट कराना है, पहले हमें उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, जैसे हमें प्रिंट कराना है a प्लस बी इक्वल टू सी। तो हमने लिखा a प्लस बी, एक स्ट्रिंग बनाया, फिर हमें c को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है num टू स्ट्रिंग, यानी कि नंबर टू स्ट्रिंग। तो नंबर टू स्ट्रिंग, अब क्योंकि हमें सी को स्ट्रिंग बनाना है तो सी एक नंबर है और सी को हमने स्ट्रिंग बनाया। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे क्योंकि हमने इनपुट किया हुआ है तो ये एक नंबर मांगेगा, फिर ये एक मांगेगा स्ट्रिंग। तो अब देखिए ये इसने प्रिंट कर दिया है, डिस्प्ले किया है आउटपुट को a प्लस बी इक्वल टू 90। तो डिस्प्ले जो है वो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीखते हैं कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं मैटलैब में। तो मैटलैब में एरे डिफाइन करने के लिए डिफाइनिंग एरे, तो मैटलैब में जो एरे होती है, तो जो वन डायमेंशनल एरे होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, और मल्टी डायमेंशनल एरे हम बोल देते हैं, टू डायमेंशनल अगर एरे होगी तो हम उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, और फिर होती है मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो एरे को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस हमें एरे का नाम लिखना है। तो मान लीजिए ARR हमने नाम लिखा और एरे को अब हमें करना है इनपुट। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये डाला एरे को इनपुट, तो ये एक एरे बन गई है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, चलिए। तो हम सेक्शन वाइज भी रन कर सकते हैं कि अगर हम डबल परसेंटेज लगा देंगे तो ये एक सेक्शन बन गया। तो अब ये जो है इसी जो भी सेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी को रन करेगा, उससे पहले की या बाद की कमांड्स को रन नहीं करेगा। तो चलिए रन सेक्शन करते हैं। तो देखिए ये सिर्फ इसी सेक्शन को रन कर रहा है। तो देखिए एरे में ARR जो है वेरिएबल, उसमें हमने एक एरे स्टोर कर दी 1 2 3। तो ऐसे हम मैटलैब में एरे डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो हम इनपुट में भी ले सकते हैं एरे को, जैसे हमने लिया ARR1 एंड सिमिलरली इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट एंटर द एरे, एंटर द एरे। तो जैसे ही हमने इसको रन करेंगे तो ये क्योंकि पूरा रन किया है हमने, तो ये पहले नंबर मांगेगा, फिर ये मांगेगा हमसे स्ट्रिंग, फिर ये मांगेगा हमसे एरे। तो एरे को एंटर कराने के लिए जैसे हम एरे मैटलैब में लिखते हैं वैसे ही हमें एंटर कराना पड़ेगा। तो थर्ड ब्रैकेट देन जो भी हम एरे में डालना चाहते हैं हमारे वेरिएबल्स, तो ये देखिए ARR जो है वो एक एरे बन गई है। ARR1 जो है वो एक एरे है जिसमें नंबर स्टोर है 4 5 6 7। तो अब देख जो स्टोर है एरे में उसको एक्सेस कैसे करते हैं किसी भी एरे को। तो मैटलैब में इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ARR1 में जो 4 स्टोर है वो प्लेस 1 पे स्टोर है, फिर प्लेस 2 पे 5 स्टोर है, प्लेस 3 पे 6 स्टोर है, सिमिलरली प्लेस 4 पे 7 स्टोर है। तो चलिए इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे
जैसे ARR, चलिए यहीं पे ही देखते हैं कमांड विंडो में ही ARR1 और ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट एंड जैसे हमें एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट, तो ये थर्ड एलिमेंट, तो देखिए सिक्स, थर्ड एलिमेंट पे 6 था। तो चलिए इसको हम हमारे प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो ARR जो एक एरे है जिसमें स्टोर है ये नंबर्स। तो अब हमें मान लीजिए एक्सेस करना है ARR फोर्थ प्लेस पे क्या स्टोर है, तो रन सेक्शन करेंगे तो देखिए ARR4 पे 4 ही स्टोर है। तो अब नेक्स्ट चलिए सीखते हैं कुछ फंक्शंस जो इनबिल्ट हैं एरे के लिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेंथ। तो लेंथ जो फंक्शन है, तो मान लीजिए हमने लेंथ को len वेरिएबल में स्टोर किया, फिर हम लिखेंगे len लेंथ और जो भी हमारा एरे है वो, जैसे ARR, तो ये हमें लेंथ निकाल के देगा उस एरे की। तो जो लेंथ जो है, अगर ये वन डायमेंशनल है, अगर हमारी एरे वन डायमेंशनल है तो ये हमें उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के देगा। बट अगर ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो ये हमें उसका लार्जेस्ट डायमेंशन निकाल के दे देगा। अभी हम उसको जब मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो देखेंगे उसका फंक्शनैलिटी क्या है। तो जैसे हमने इसको इनपुट नंबर दिया, देन जो भी एरे था वो, तो देखिए लेंथ आ गई इसकी 5। तो देखिए इस एरे में 5 वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है, चलिए एक इसको लेंथ को देख लेते हैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे से। तो मान लीजिए कि ये एक नई एरे हमने डिफाइन करी है AR एंड मल्टी डायमेंशनल एरे जो है हम एंटर करते हैं रो कॉमा कॉलम से। तो रो वाइज हम इसको एंटर करेंगे 2 5 6। तो इसमें जो है, जो ये एंटर हमने किया है, ये एंटर किया है ये 1 2 3 फर्स्ट रो, 2 5 6 सेकेंड रो। तो चलिए इसको एंटर कर दिया अब हमने। अब हम इसकी निकालते हैं लेंथ। तो मान लीजिए लेंथ 1 हमने इसमें स्टोर की, तो LENGTH। तो मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे 2 और 3 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम। तो अभी देखते हैं कि लेंथ हमें क्या आउटपुट करके देगा। AR, तो ये क्योंकि हमने रन किया है तो ये पूरा ही रन हो गया है। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, LENGTH। तो रन सेक्शन करते हैं तो ये देखिए ये जो एरे है मल्टी डायमेंशनल है, इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो लेंथ जो है हमें 3 निकाल के दिया इसने लेंथ। तो लेंथ जो फंक्शन है वो हमें या तो, अगर वो वन डायमेंशनल है एरे तो हमें उसकी लेंथ देगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा, या फिर अगर वो मल्टी डायमेंशनल है तो लार्जेस्ट जो भी डायमेंशन होगा हमें वो निकाल के देगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा न्यूमल। तो न्यूमल जो फंक्शन है, न्यूमल हमें देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो चलिए हम इसको स्टोर करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स न्यूमल। तो न्यूमल क्योंकि अगर वन डायमेंशनल है तो न्यूमल और लेंथ का आउटपुट सेम होगा। बट अगर वन डायमेंशनल एरे नहीं है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो न्यूमल और लेंथ का आउटपुट अलग अलग आएगा, क्योंकि लेंथ देगा हमें लार्जेस्ट डायमेंशन जो भी होगी वो, और न्यूमल देगा हमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो। तो जैसे हम इसमें देखते हैं ARR में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या नंबर में ही स्टोर कर देते हैं, देन न्यूमल AR सेकंड जो हमारी एरे है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमने किया रन, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 5 एंड 6। तो देखिए क्योंकि AR जो एरे थी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 थे, बट इसकी लेंथ जो है
आ रही है 3, लेंथ जो कमांड है वो देता है 3, तो लेंथ जो है वो हमें देती है लार्जेस्ट डायमेंशन जो भी होती है एरे की। अब और न्यूमेल जो है वो हमें देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में। तो अगर वन डायमेंशनल एरे है तो लेंथ और न्यूमेल हमें सेम आउटपुट देंगे, बट अगर मल्टी डायमेंशनल एरे है तो लेंथ और न्यूमेल के जो आउटपुट्स हैं वो सेम नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास साइज़। तो साइज़ के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो एरे है उसका साइज़ क्या है। तो मान लीजिए हमने S1 में स्टोर किया साइज़ ARR एरे का और S2 में स्टोर किया साइज़ सेकेंड एरे जो कि हमारी है AR। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो हमारी जो फर्स्ट जो एरे है उसका साइज है 1 क्रॉस 5 यानी कि 1 रो एंड 5 कॉलम्स। सेकंड जो एरे है उसका साइज है 3 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम इनका साइज निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज निकालनी है सेकंड रो में या नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं सेकंड में, तो हम साइज फंक्शन साइज के थ्रू वो निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ रोज हमें निकालने हैं, तो हम लिखेंगे साइज एरे का नेम AR एंड नंबर ऑफ, जो भी अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये हमें देगा नंबर ऑफ रोज, और अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये हमें देगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो ये हमें देगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा शॉर्ट। तो शॉर्ट जो है वो हमारी एरे को शॉर्ट करके देगा, यानी कि वो हमें एरे को अरेंज करके देगा इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमें शॉर्ट करके देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड फिर सबसे बड़ा। तो ARR। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब क्योंकि हमारी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड थी 1 2 3 7 4, तो इसने हमें एरे को ऐसे की ऐसे दे दिया। अब मान लीजिए हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में चाहिए हमें एरे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम लिखेंगे शॉर्ट एरे का नाम और फिर जो मेथड हमें लगाना है। तो जैसे हमें चाहिए डिसेंड में, तो डिसेंड डायरेक्शन के लिए तो हम डिसेंड में डायरेक्शन में चाहिए तो हम लिखेंगे डिसेंड, DESCEND। और बाकी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एसेंड डायरेक्शन लेता है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर सब छोटा, फिर और से छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं एरे को। और अब नेक्स्ट जो है वो है हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हमारे एरे का। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम ट्रांस फंक्शन का यूज करते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लिखेंगे एरे का नाम जैसे AR और फिर ये ट्रांसपोज का साइन होता है, ये ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे तो ये देखिए हमें ट्रांसपोज उसने निकाल के दे दिया है। ये जो हमारा मैट्रिक्स था AR 3 रोज 2 कॉलम्स, अब जो ट्रांसपोज करने के बाद हो गया 2 रोज 3 कॉलम्स। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं इस साइन के थ्रू। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा साइज। तो चलिए इसका साइज देखते हैं। साइज ऑफ ट्रांस, तो इसका साइज हो गया, क्योंकि हमने पूरा रन कर दिया तो हमें पूरा ही इनपुट देना पड़ेगा। तो देखिए इसका साइज हो गया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ऑल्सो हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शन रीशेप। अब मान लीजिए हमारी जो फर्स्ट एरे है ARR, उसको हमें बनाना है कॉलम वेक्टर, क्योंकि वो रो वेक्टर है तो हमें उसको बनाना है कॉलम वेक्टर। तो हम लिखेंगे रीशेप, मान लीजिए इसको हम स्टोर कर रहे हैं A में, तो रीशेप एरे का नेम एंड जो भी हमें उसका साइज चाहिए वो।
चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये एक कॉलम वेक्टर बन गया और इनिशियली जो ARR जो एरे थी वो हमारी थी एक रो वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम वेक्टर। इसको हम ट्रांसपोज का यूज भी कर सकते हैं इसको कॉलम वेक्टर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं मैटलैब में। तो मैट्रिक्स जैसे हम एरे डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं आराम से। तो चलिए मैट्रिक्स में मैट में स्टोर करते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3। रो वाइज हम एंट्री देंगे मैट्रिक्स में, यानी कि पहले फर्स्ट रो, देन फिर डालेंगे सेमीकोलन, फिर सेकंड रो, मान लीजिए 4 5 6, देन थर्ड रो। इस तरह से हम रो वाइज हम उसमें एंट्री कराते जाएंगे। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। अब क्योंकि मैट्रिक्स एक 2 डायमेंशनल एरे होता है तो एरे की जो फंक्शन वो सारी की सारी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है इसका साइज, तो साइज ऑफ मैट, तो ये हो गया साइज। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारा न्यूमल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं हम इसमें। तो मान लीजिए नंबर में स्टोर कर रहे हैं तो न्यूमल मैट। तो ये हमने रन किया इसको, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 9। तो नेक्स्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल, तो हमारे पास फंक्शन होता है DIAG ऑफ मैट। तो ये होगा इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 6। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 5 6। नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है वो है हमारे पास कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हों। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो हमारे पास एरर भी आ सकता है इसमें। तो INV जो फंक्शन है उससे के थ्रू हम इन्वर्स निकाल सकते हैं INV ऑफ मैट। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल था तो हमारा ये इन्वर्स आ गया इन्वर्स में जो हमने स्टोर कर लिया। तो देखते हैं कि क्या ये इन्वर्स सही निकालना है। तो उसके लिए हमें पता है एक मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो मान लीजिए मैंने उसको स्टोर किया ANS आंसर एरे में, आंसर मैट्रिक्स में। तो मैट, अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपल मल्टीप्लाई डालेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, मैट्रिक्स एंड इनवर्स। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब हमारा इनवर्स सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर पाएंगे। जैसे हम एरे में एक्सेस करते हैं, सिमिलरली हम मैट्रिक्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें एक्सेस करना है, मान लीजिए इस एलिमेंट को, फिफ्थ एलिमेंट को। तो फिफ्थ 5 जो स्टोर है हमारे मैट्रिक्स में वो स्टोर है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे। तो हम लिखेंगे E1 इक्वल टू मैट्रिक्स का नेम एंड ब्रैकेट्स एंड रो नंबर एंड कॉलम नंबर। क्योंकि मैट्रिक्स में जो है, क्योंकि मैटलैब में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो ये जो है ये प्लेस हो गई 1 1, ये 1 1 2, दिस इज प्लेस 1 3, देन दिस इज 2 1 2 2 2 3 एंड ये हो गया 3 1 3 2 एंड 3 3। तो चलिए एक और एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं E2 मैट। चलिए देखते हैं कि 3 2 पे क्या स्टोर है 3 2। चलिए रन करके देखते हैं इसको। तो एक बार हम मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर लेते हैं हमारे यहाँ पे, ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो देखिए E1 जो था वो था मेरा एलिमेंट 2 2 पे, तो 2 2 पे 5 है एंड 3 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 पे 9। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स हैं अगर हमारे पास और हमें उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए मैट 2 है हमारे पास एक,
मैट 2 हमने डिफाइन किया 3 4 5 एंड 1 2 4 9 6 4 3। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसको तो मान लीजिए m में मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो मैट 1 और मैट 2 अगर हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। लेकिन अब हमें चाहिए मान लीजिए कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट जो हैं वो आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ना हो, यानी कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन हो यहाँ पे। तो हम मान लीजिए इसको स्टोर कर रहे हैं ऐसे, तो मैट डॉट स्टार मैट 2, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट 1,1 पे जो एलिमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेगा मैट 2 के 1,1 वाले एलिमेंट से, फिर 2,2 1,2 पे जो एलिमेंट होगा मैट में उसको मल्टीप्लाई करेगा 1,2 पे जो एलिमेंट होगा मैट 2 पे। देखिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये आया है। तो मैट पे जो एलिमेंट्स थे वो ये थे 1 2 3 4 5 6 एंड ये देखिए एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होकर के आ गए हैं। देखिए 1 इंटू 3 3, देन 2 इंटू 4 8, देन 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 1 1, सॉरी 4 इंटू 1 4, देन 5 इंटू 2 10, देन 6 इंटू 4 24। तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम इस तरह से डॉट लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि हमें अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, तो मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट लिया a इक्वल टू 10। अब हमें इसको डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे मैट्रिक्स में। तो ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देगा हमें। तो मान लीजिए मैट 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स 2 से, तो ये हो गया हमारा मैट 2। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए इसके हर एलिमेंट से 10 को मल्टीप्लाई करके ये हमें यहाँ पे दे देगा। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एडिशन भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैट 2 प्लस ए हम करें तो ये हमें सब में सारे एलिमेंट्स में 10 ऐड करके दे देगा। तो 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स में एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं।